नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, मैं नवल जहांगीर आपका एनकेएस और बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग लेब असिस्टेंट की जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 3rd टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सहयोग से हम 3rd टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। उसका आज हम 3rd पार्ट पढ़ेंगे और वो 3rd पार्ट रहेगा हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। और यहाँ से क्वेश्चन आते ही एग्जाम में बेटा सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि से। ओनली ये डाइकोट प्लांट में ही शो होती है क्योंकि उनमें एधा बनती है। मोनोकोट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना बायोलॉजी का प्लांट एनाटॉमी का 3rd पार्ट। देखिए इधर द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ होने से जो प्लांट की एज है वो बढ़ जाती है, लेकिन उसकी विड्थ भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हैं जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है? स्पेशली कैम्बियम। कैम्बियम यानी मतलब एधा। देखिए, पार्श्व विभेदकों की सक्रियता से रंभीय मतलब स्टिल वाला भाग, बाह्य रंभीय मतलब बाहर, स्टिल के बाहर वाला भाग में द्वितीयक ऊतकों के बनने से पादप अंगों की मोटाई व परिधि में वृद्धि को द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। आपको दिख रहा है कि इसकी चौड़ाई बढ़ रही है, तो ये क्या है? इसकी सेकेंडरी ग्रोथ। सामान्यतः द्वितीयक वृद्धि जिम्नोस्पर्म व द्विबीजपत्री तनों में व जड़ों में पाई जाती है। जिम्नोस्पर्म और किसमें? डाइकोट प्लांट। एक बीजपत्रियों में एधा के अभाव के कारण एधा नहीं बन रही। इसमें क्या नहीं बन रही? एधा नहीं बन रही, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती। किंतु अपवाद के तौर पर, अब ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक बीजपत्री में भी द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जैसे कि पाम, बड़े बड़े जो पाम के ट्री होते हैं ना, उनमें युक्का, ड्रोसिना एंड स्माइलेक्स एंड एगेव एंड नारियल। ये तो सबको पता है कि नारियल कितने दिनों तक रहता है, कितने टाइम तक रहता है, तो उनमें सेकेंडरी ग्रोथ मिल जाती है। यहां पर हम अलग अलग लेयर पढ़ेंगे, बार्क पढ़ेंगे, छाल, कॉर्क पढ़ेंगे, वेस्कुलर कैम्बियम के बारे में जानेंगे। वेस्कुलर कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये क्या होती है इसके बारे में समझेंगे। देखिए इधर द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि डाइकोट के स्टेम में 2 जगह होती है। रंभीय क्षेत्र में मतलब ये वाला जो एरिया होता है इसके अंदर अंदर वाला, इसको बोलेंगे रंभीय क्षेत्र, या संवहनीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। बाह्य रंभीय संवहनीय क्षेत्र में या कोर कैम्बियम, इसके बाहर वाला जो नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखाई देगा। देखो यहां पर मैं बता दूं, ये होता है वेस्कुलर बंडल, ये होते हैं वेस्कुलर बंडल, इनके बीच में होती है कैम्बियम। तो यहां तक की जो कैम्बियम होती है उसको हम बोलते हैं कौन सी? अंतरपूलीय एधा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। देखो बेटा ये है अंतःपूलीय एधा, जो यहां इनके बीच में होती है ना, उसे बोलते हैं अंतःपूलीय एधा। लेकिन जब ये एधा यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर भी पूरी रिंग बना लेती हैं, तब इसको बोलते हैं अंतरपूलीय एधा। तो इस डायग्राम में यहां पर अंतर आएगा, ठीक है, डायग्राम में अंतरपूलीय एधा आएगा और अंतर ये है। बीच वाला पोर्शन क्या होता है? पिथ होता है। अब आगे वाला पोर्शन तो है प्राथमिक जाइलम, पीछे वाला है प्राथमिक फ्लोएम होता है। क्या होता है? फ्लोएम। तो इसमें डिवीजन होता है। जैसे कि मैं बताऊं, डायग्राम देखना कैसा होता है। ये हमारे पास में इस तरह से वेस्कुलर बंडल होते हैं और इनके बीच में होती है कैम्बियम। ये वाला पोर्शन कैम्बियम को शो करता है, ये है कैम्बियम, ऊपर है फ्लोएम, नीचे है जाइलम। तो इसमें क्या होगा? डिवीजन होगा। ये इधर की साइड में और इधर की साइड में, इधर की साइड में, इधर की साइड में, इधर की साइड में, इधर की साइड में। तो ये ऊपर वाला तो बन जाएगा प्राइमरी फ्लोएम और नीचे वाला बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम। इस तरह से नीचे वाला बन जाएगा प्राइमरी जाइलम और ऊपर वाला रह जाएगा सेकेंडरी जाइलम। किसकी वजह से? इसकी ग्रोथ की वजह से, कैम्बियम की ग्रोथ की वजह से। प्राइमरी फ्लोएम तो बाहर चला जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम बीच में, सेकेंडरी जाइलम का आ जाएगा सेंटर में आ जाएगा। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं। देखो आगे, आगे देखिए, देखो इधर रंभीय क्षेत्र में सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि संवहनीय क्षेत्र में। तो यहां पर देखें कि इसमें द्वितीयक वृद्धि, रंभीय क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि है बाह्य रंभीय
की द्वितीयक वृद्धि की तुलना में पहले प्रारंभ हो जाती है। बाहर बाद में होती है, अंदर पहले स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो एधा कंटिन्यू बनना स्टार्ट कर देती है। संवहन एधा की वलय का निर्माण, अभी बताया वलय का निर्माण, संवहन पूल में उपस्थित एधा को अंतःपूलीय एधा, बोला था इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बोलते हैं। किसको? इस वाले को। किसको? ये जो है मान के चलना, ये है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या अंतःपूलीय एधा। ये एक प्रकार का प्राथमिक विभेद्योतक ऊतक है, क्योंकि इसमें विभाजन की क्षमता होती है। सर्वप्रथम मज्जा किरणें की कोशिकाएं विभेद्योतकी मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और अंतःपूलीय एधा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का निर्माण करती है। यह द्वितीयक पार्श्व विभेद्योतक है। मतलब कौन सी वाली? ये मान लीजिए हमारे पास में एक वेस्कुलर बंडल है और ये एक वेस्कुलर बंडल है, ये इनके बीच की कैम्बियम है। तो यहाँ वाली जो कैम्बियम है ये सक्रिय हो जाती है और एक रिंग बनाती है, और रिंग इस तरह से पूरी गोल बनाते हैं। तो ये हो जाती है कौन सी हमारी? ये हो जाती है अंतःपूलीय एधा बनाते हैं। ये रही, ये बन गई, ये जो रिंग बनी है इसे बोलते हैं अंतःपूलीय एधा। क्या बोलेंगे इसे? अंतःपूलीय एधा। ये अंतःपूलीय एधा है, ठीक है। यहां डायग्राम में यह गलत है। अंतःपूलीय व अंतःपूलीय, अंतर तो ये हो गई। अंतःपूलीय व अंतःपूलीय एधा को सम्मिलित रूप से संवहनी एधा या वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। कौन सी वाली को? इस वाली को और इस वाली को, दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों मिलकर ही क्या कहलाएगी? आप लोगों की वैस्कुलर कैम्बियम। संवहन एधा का निर्माण एक पूर्ण वलय के रूप में होता है, जो कि कोशिकाओं की केवल एक परत की बनी होती है। वैस्कुलर कैम्बियम एक परत की बनी होती है, मतलब ये एक परत की बनी हुई है। अब इसमें अंदर की और बाहर की ओर क्या होगा? विभाजन होगा, जिससे इसमें सेकेंडरी ग्रोथ होगी। संवहन एधा की इस वलय में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक होती है तर्कुरूपी और एक होती है रश्मि रूपी, ये रे इनिशियल। अब इनमें देखते हैं आगे संवहन एधा की क्रियाशीलता अंदर और बाहर। तर्कुरूपी आरंभिक में निरंतर परिणत विभाजन से स्पर्श रेखीय विभाजन होता है। स्पर्श रेखीय विभाजन होता है मतलब ये इस तरह आगे बढ़ेंगी। कौन बढ़ेगी? हमारी ये वाली वेस्कुलर कैम्बियम। तो अंदर की ओर तो जो प्राइमरी जाइलम का आ गया, देखो प्राइमरी जाइलम का आ गया, ये अंदर की ओर आ गया। तो अंदर की ओर क्या होता है? प्राथमिक जाइलम। प्राथमिक जाइलम यहाँ आ गया और बाहर वाला क्या हो जाएगा? सेकेंडरी जाइलम, और ये वाला प्राइमरी जाइलम हो जाएगा। देखो इधर ये प्राइमरी जाइलम बोल दिया इसने और ये द्वितीयक जाइलम बोल दिया, इनको इन्होंने फ्लोएम बोल दिया। सबसे बाहर वाले को क्या बोल दिया इन्होंने? फ्लोएम। इसमें और ज्यादा अच्छा क्लियर दिख जाएगा आप लोगों को। ये रहा प्राइमरी जाइलम, ये रहा प्राइमरी जाइलम, और यहां पर प्राइमरी जाइलम है, ये पिथ है, और ये इसके पीछे वाला हो गया सेकेंडरी जाइलम, ये है सेकेंडरी जाइलम। और ये वाली जो संरचना है ये क्या है? इन्होंने बोल दिया, ये बोल दिया सेकेंडरी फ्लोएम, और बाहर चल जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। ये बताया था आप लोगों को कि बाहर कौन सा चल जाएगा? प्राइमरी फ्लोएम बाहर चला गया, ये प्राइमरी फ्लोएम चला गया। इसके बाहर होती है क्या? कॉर्क। इसमें और पढ़ेंगे। अब ये जो रिंग थी इन दोनों को अलग कर रही थी, ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। ये क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम। तो मैंने बता दिया आप लोगों को, प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर होगा तो प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर होगा। सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम के बाद होगा तो उधर से सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम के बाद होगा। इस तरह से अरेंजमेंट होता ही है। एक बार फिर आपको देखना चाहे तो इस तरह से अरेंज होगा, बता दूं। प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम, इस तरह से अरेंज होते हैं ये। तो प्राइमरी जाइलम सबसे अंदर आएगा और प्राइमरी फ्लोएम सबसे बाहर जाएगा, इस तरह से अरेंज होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, परिणत विभाजनों में विभाजन का तल कोशिका के लंब अक्ष के समानांतर होता है। मतलब कोशिका है जो उसके लंब अक्ष के समानांतर इस तरह से होता रहेगा। इस प्रकार की क्रियाशीलता से कुछ कोशिकाएं तने की परिधि की ओर बढ़ती जाती है। कहाँ चल जाएंगी? वो इस तरह से होगा तो परिधि की ओर बढ़ जाती हैं, और ये कोशिकाएं द्वितीयक फ्लोएम या बास्ट में विभेदित हो जाती है। किसमें होगी बेटा? ये रहा द्वितीयक फ्लोएम। और कुछ कोशिकाएं तने में केंद्रीय अक्ष की ओर आती हैं तो ये सेकेंडरी जाइलम या कास्ट बनाती हैं। ये रही सेकेंडरी जाइलम, ये रहा आप लोगों का सेकेंडरी फ्लोएम, और ये है सेकेंडरी जाइलम।
सेकेंडरी फ्लोएम तो ये रहा और सेकेंडरी जाइलम ये रहा। इस डायग्राम में भी हमारे पास में कहां पर है, ये तो है सेकेंडरी जाइलम, ये है सेकेंडरी जाइलम, ये सेकेंडरी जाइलम है। इसके अंदर वाला प्राइमरी था ना, तो ये सेकेंडरी जाइलम है। और सेकेंडरी फ्लोएम कौन सा वाला, ये जस्ट इसके पास वाला ये सेकेंडरी फ्लोएम है, क्योंकि बाहर वाला कौन सा हो जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम हो जाएगा। द्वितीयक जाइलम या कास्ट में विभाजित हो जाती हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम ही कुछ बनाएंगे यहाँ पर। सामान्यतः द्वितीयक फ्लोएम की तुलना में द्वितीयक जाइलम अधिक मात्रा में बनता है। द्वितीयक जाइलम ये रहा जो अधिक मात्रा में बनता है। हार्मोन के असमान वितरण के कारण द्वितीयक जाइलम द्वितीयक फ्लोएम से 8 से 10 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन, अंदर वाला जाइलम। नवनिर्मित द्वितीयक फ्लोएम के दबाव से प्राथमिक फ्लोएम व प्रारंभ में निर्मित द्वितीयक फ्लोएम बाहर की ओर खिसक कर नष्ट हो जाता है। मतलब प्राइमरी फ्लोएम जो है, नवनिर्मित प्राथमिक फ्लोएम व प्रारंभ में निर्मित द्वितीयक फ्लोएम से बाहर की ओर खिसककर नष्ट हो जाता है। कौन, नवनिर्मित द्वितीयक फ्लोएम के दबाव से। नया नया जो द्वितीयक फ्लोएम बनेगा ना, उसके दबाव से जो पुराना द्वितीयक फ्लोएम है और पुराना प्राथमिक फ्लोएम है वो दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। ये बात बोल रहा है। अब नया नया द्वितीयक जाइलम के कारण प्राथमिक जाइलम व पुराना द्वितीयक जाइलम अंदर की ओर धंस जाता है। कहां जाएगा, अंदर धंस जाएगा। इस प्रकार नष्ट होने से तने के अपशिष्ट पदार्थ द्वितीयक जाइलम की वाहिकाएं और वाहिनिकाओं की गुहा में भर जाते हैं। इनके कारण तने में केंद्रीय भाग में कास्ट गहरे रंग की, ये रही ये वाली कास्ट जो हो जाती है वो गहरे रंग की हो जाती है। इसे अंतः कास्ट या हर्टवुड या ड्यूरामेन कहते हैं। परिधीय कास्ट जो हल्के रंग की होती है, ये बाहर वाली, ये परिधीय कास्ट हल्के रंग की होती है, जिसे सेपवुड कहते हैं। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट यहीं से है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। इसमें अब हमारा क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू यहीं से स्टार्ट होता है। क्या, नए द्वितीयक जाइलम के कारण, द्वितीयक जाइलम के कारण प्राथमिक जाइलम तथा पुराना जाइलम अंदर की ओर धंस जाता है। कोशिकाओं के नष्ट होने से तने में अपशिष्ट पदार्थ द्वितीयक जाइलम की वाहिकाओं की गुहाओं में भर जाते हैं। इनके कारण तने में केंद्रीय भाग की कास्ट गहरे रंग की और इसे अंतः कास्ट और परिधीय कास्ट जो हल्के रंग की होती है, इसे रस कास्ट कहते हैं। यह कास्ट कार्यकी कास्ट है, क्योंकि यह जल संवहन का कार्य करती है। कौन सी वाली कास्ट करती है जल संवहन का कार्य, बाहर वाली। द्वितीयक जाइलम बढ़ता है, अंतः कास्ट का व्यास भी बढ़ता जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दोनों की दोनों कास्ट सेपवुड और हर्टवुड दोनों सेकेंडरी जाइलम से बनती हैं। यहां पर हमें ये बात पता चल रही है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि दोनों की दोनों हार्डवुड और सेपवुड दोनों किससे बन रही हैं, जाइलम से बन रही हैं। तो जाइलम का ही वही पार्ट है कि एक पार्ट तो रह जाएगा काम करने वाला और एक पार्ट रह जाएगा किसमें, कास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो किसी काम का नहीं है, जिसे अंतः कास्ट बोलते हैं। कार्य की कास्ट कौन सी है, द्वितीयक जाइलम के कारण बनती है। बाहर वाली सेपवुड काम की है क्योंकि ये जल का संवहन करती हैं, अंदर वाली जल का संवहन नहीं करती। अब ड्यूरामेन अंतः कास्ट और बाहर वाली को बोलते हैं एल्बर्न एंड रस कास्ट। ड्यूरामेन अंतः कास्ट गहरे रंग की होती है, एल्बर्न हल्के रंग की होती है। यह कास्ट जल संवहन नहीं करती, यह जल संवहन करती है। इस कास्ट में टाइलोसिस उपस्थित होते हैं। इस तरह से बलून संरचनाएं होती हैं, वेसाइकल्स का ही बताएंगे। इस कास्ट में टाइलोसिस उपस्थित नहीं होते, यह आंतरिक सहारा प्रदान नहीं करती और ये आंतरिक सहारा प्रदान करती हैं वृक्ष के स्तंभ के केंद्रीय भाग में उपस्थित होती हैं और यह बाहरी भाग में पाई जाती हैं। ये देखिए, ये जाइलम वेसल्स वाला पोर्शन है, इसमें ये इस तरह की बलून जैसी संरचना बन जाती है, इनको बोलते हैं टाइलोसिस। ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ जाइलम वेसल्स शोविंग इन अ टाइलोसिस। जाइलम वेसल्स में क्या आ जाती हैं, बलून जैसी संरचना। कार्य के रूप से सक्रिय कास्ट रस कास्ट होती हैं, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। रस कास्ट का मुख्य कार्य जल समन होता है। हृदय कास्ट स्तंभ को अधिक यांत्रिक बल प्रदान करती है। अंतः कास्ट जल का संवहन नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि इसकी वाहिकाओं में गुहाओं में अपशिष्ट पदार्थ भर जाते हैं। वाहिनिकाओं या वाहिकाओं की गुहा में पैरेन्काइमा कोशिकाओं की गुब्बारे समान संरचना। अब ये इंपॉर्टेंट है, किसकी बनती है, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की, ये इंपॉर्टेंट है।
और अतिवृद्धियां गर्त वाले स्थान से अंदर की ओर आ जाती हैं। ये गर्त था, इस गर्त वाले स्थान से अंदर की ओर आ गई। इन्हें टाइलोसिस कहते हैं। टाइलोसिस जल संवहन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जिम्नोस्पर्म में टाइलोसिस के स्थान पर टाइलोसोइड्स पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं? टाइलोसोइड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी तने की अंतःकाष्ठ को नष्ट कर दिया जाए, अंतःकाष्ठ अंदर वाली थी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जल का संवहन नहीं करती, लेकिन रस काष्ठ को नष्ट कर दिया जाए तो पादप की मृत्यु हो जाएगी क्योंकि यह जल का संवहन करती है। अब नेक्स्ट इसमें हमारा है वार्षिक वलयों का निर्माण। अभी तक हम इसमें पढ़ रहे थे कौन सा? रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। तो उसी के अनुसार है वार्षिक वलयों का निर्माण। साल में 2 वलय बनती हैं और इन दोनों को मिलकर हम प्लांट की क्या बताते हैं? आयु बताते हैं। पतझड़ काष्ठ और बसंत काष्ठ इसके आधार पर देखिए। संवहनीय एधा की सक्रिय क्रियाशीलता पूरे वर्ष एक समान नहीं होती, परिवर्तित होती रहती है। संवहनीय एधा की क्रियाशीलता शरीर क्रियात्मक व वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होती हैं। संवहन एधा की असमान क्रियाशीलता के कारण वार्षिक वलय का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 2 वलय बनती है, एक तो डार्क बनती है ऑटम और एक बनती है स्प्रिंग वुड। तो यहाँ देखो ये डार्क वाली, ये है डार्क वाली, ये जो डार्क वाली है इसको हम बोलते हैं ऑटम वुड। क्या है ये? समर वुड। और ये जो लाइट वाली है, ये जो लाइट वाली है इसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड, पतझड़ वुड। ठीक है, तो यहां पर भी आपको दिख रही होगी ये डार्क फिर लाइट फिर डार्क फिर लाइट। ऑटम वुड एंड स्प्रिंग वुड, डार्क एंड लाइट अल्टरनेट में बनती हैं। देखो पतझड़ तथा शीत के मौसम में, अभी फरवरी वाले मौसम की बात कर रही हैं, संवहनीय एधा की क्रियाशीलता घट जाती है और संवहनीय एधा कम मात्रा में द्वितीयक जाइलम का निर्माण करती है। द्वितीयक जाइलम कम बनेगा तो डार्कनेस भी कम आएगी। इसके दौरान बनने वाली कोशिकाएं छोटी व मोटी भित्ति वाली सक्रिय अवकाशिका वाली होती हैं। इसे हम पतझड़ या ऑटम वुड या पछेती कास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पतझड़ कास्ट या ऑटम वुड। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पेरेन्काइमा की सक्रिय पट्टियां बन जाती हैं। यह पट्टी द्वितीयक जाइलम तथा द्वितीयक फ्लोएम से बाहर होकर अर्य दिशाओं में पाई जाती हैं या अर्य दिशाओं में जाती हैं। बसंत के मौसम में गर्मियों में संवहनीय एधा की क्रियाशीलता बढ़ जाती है वेस्कुलर कैम्बियम की, और संवहनीय एधा द्वारा द्वितीयक जाइलम की अधिक मात्रा में निर्माण होता है। इसके दौरान बनने वाली द्वितीयक जाइलम की कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी, पतली भित्ति वाली व चौड़ी अवकाशिका होती है। अतः बसंत कास्ट अगेती कास्ट कहलाती हैं। बसंत कास्ट जिसको हम अगेती कास्ट कहते हैं, और ये कब बनती है? बसंत के मौसम में, बसंत के मौसम में। तो पतझड़ कास्ट जिसको हम बोल रहे हैं आप लोगों का यहाँ पर ऑटम वुड, और बसंत को हम बोलते हैं स्प्रिंग वुड। याद रखना या अगेती कास्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनकी कोशिकाओं के बारे में पूछ सकते हैं कि इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है द्वितीयक जाइलम की कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी व पतली भित्ति वाली व चौड़ी अवकाशिका वाली होती हैं, और यहाँ पर है कोशिकाएं छोटी मोटी भित्ति वाली व सक्रिय अवकाशिका होती हैं। सिंपल सी बात है, छोटी तो है सी, सिंपल सी बात है। देखो छोटी हो गई, छोटी हो गई, भित्ति मोटी हो गई और गुहा सक्रिय हो गई, सक्रिय मोटी, तो ये क्या हो गई? छोटी। लिखा छोटी मोटी सक्रिय, तीनों एक साथ ही आएंगे, लेकिन किस में आएंगे? पतझड़ वाले में, याद रखना है। बसंत कास्ट एंड शरद कास्ट, इनको पढ़ लेते हैं। अब देखिए बसंत कास्ट को हम क्या बोल रहे थे? कौन सी वुड थी ये? आप लोगों की अगेती या फिर अर्ली वुड। और शरद कास्ट को हम क्या बोल रहे थे आप लोगों की? यहाँ पर लेट वुड। देखो यह बसंत कास्ट हल्के रंग की होती है। बसंत कैसी है? हल्की हल्की, याद रखना। और शरद कैसी है? गहरी गहरी कास्ट है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं छोटी मोटी भित्ति वाली और सक्रिय होती है। इस कास्ट में पादप में इसकी संख्या ज्यादा होती है, इनकी संख्या कम होती है। वाहिकाएं चौड़ी व लंबी होती हैं, सक्रिय और छोटी होती हैं। यह अनुकूल परिस्थितियों में बनती है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है। जब पत्तियां क्या होती हैं? गिर जाती हैं। यह एधा की अति सक्रियता से बनती है, ये एधा की कम सक्रियता से बनती है। कास्ट में तंतु कम पाए जाते हैं और यहाँ तंतु अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये तो आप लोगों का ये दिख रहा है लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क अल्टरनेट, जिनको हम बोल रहे हैं बसंत कास्ट और कौन सी? शरद कास्ट। तो बसंत याद रखना कैसी है? हल्के रंग की, लाइट, ये याद रखना। बसंत क्या है? लाइट है, और शरद क्या है? डार्क है। शरद क्या है? डार्क।
अब आगे चलिए देखते हैं इसमें बसंत कास्ट हल्के रंग की, ये पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। बसंत कास्ट हल्के रंग की व निम्न घनत्व वाली होती है, जबकि शरद कास्ट अधिक गहरे रंग की तथा उच्च घनत्व वाली होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन आपसे पूछी जा सकती है कि हल्की है तो घनत्व कम होगा, गहरी है तो डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। पतझड़ व बसंत कास्ट तने में बलों के रूप में पाई जाती है। प्रत्येक प्रकार की बलें ग्रोथ रिंग कहलाती हैं। अतः एक वर्ष में 2 वृद्धि बलें बनती हैं, दोनों मिलकर वार्षिक बलें बनाती हैं। और इससे ही हम वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं। वार्षिक बलों को गिनकर पादप की आयु ज्ञात की जा सकती है। आयु निर्धारण की इस विधि को वृक्ष कालानुक्रम या डेंड्रोकोलॉजी कहा जाता है। वार्षिक बलें तने के आधार भाग से गिनी जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, कहां से गिनी जाती है, नीचे से गिनी जाती है। आधार भाग मतलब ये प्लांट बन रहा है ना, तो यहां से गिनी जाएगी, यहां से, क्योंकि ऊपर तो बन रही है, यहां से बोल रहा है, ये आधारी भाग यहां है, गिनी जाती है। क्योंकि आधारीय भाग में वार्षिक बलें अधिकतम व ऊपरी भाग में कम होती है, अतः आधार भाग से गिनने पर ही आयु का सही निर्धारण किया जाता है। अधिक स्पष्ट वार्षिक बलें कहां बनती है, जहां वातावरण परिवर्तन स्पष्ट होते हैं, जहां स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, आप लोगों का क्वेश्चन पॉइंट है ये। सर्वाधिक स्पष्ट वार्षिक बलें टेम्परेट रीजन या समशीतोष्ण वाले भाग में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल वाले में नहीं होती। जैसे कि हम लोग इंडिया ट्रॉपिकल में आता है। उष्ण कटिबंधीय पादपों में वार्षिक बलें स्पष्ट नहीं होती। भारत में हिमालयी क्षेत्रों के अलावा वार्षिक बलें स्पष्ट नहीं बनती। वहां पर हिमालय में क्या है भाई, जो परिवर्तन होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, इसलिए वहां पर वार्षिक बलें प्रॉपर बनती हैं, बाकी और जगह नहीं बनती। यहाँ पे इंडिया में सबसे कम स्पष्ट वार्षिक बलें समुद्र तटीय क्षेत्रों में बनती है, क्योंकि यहाँ जलवायु पूरे वर्ष भर समान रहती है, चेंज नहीं हो रही है, तो वार्षिक बलें में परिवर्तन ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर सदाहरित वृक्षों की अपेक्षा पर्णपाती वृक्षों में वार्षिक बलें स्पष्ट बनती है, समशीतोष्ण क्षेत्र वालों में, और रेगिस्तानों में वार्षिक बलें स्पष्ट नहीं बनती। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूरा इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि। कहां पढ़ेंगे, बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि, और यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ध्यान देना है। यहां से क्या बनेगा, देखिए इधर बाह्य रंभीय द्वितीयक वृद्धि के कुछ वर्षों के बाद होती है। अंदर की जो रंभीय वृद्धि थी उसके बाद होती है, क्योंकि रंभीय वृद्धि के कारण तने की बलें और कोर्टिकल एपिडर्मल परत टूट जाती हैं और शीर्ष को नए सुरक्षात्मक आवरण में बदल दिया जाता है। शीर्ष वाले भाग में क्या होंगे, नए सुरक्षात्मक आवरण बन जाते हैं। बाह्य रंभीय क्षेत्र में द्वितीयक वृद्धि काग एधा किसकी वजह बेटा, काग एधा की सक्रियता के कारण होती है। द्विबीजपत्री तने में कोर कैम्बियम का निर्माण हाइपोडर्मिस या बलकुट की बाहरी परत की विभेदोत्कीय हो जाने से होता है, जिसे कागजन या बाह्य रंभीय एधा कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास में, ये है हमारे पास में क्या है, ये है कागजन, ये कागजन है जिसको हम फेलोजन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ डिवीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी। जो अंदर की तरफ तो क्या बनाएगी, ये फेलोडम, जिसे काग स्तर कहा जाता है, या कागेदा। तो कागेदा क्या कर रही है, अंदर की तरफ तो बनाती है काग स्तर, और बाहर की ओर बनाती है फैलम, जिसे बोलते हैं कॉर्क। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है कि कागजन में अंदर की ओर विभाजन होने से बनता है फेलोडम, ऊपर बनता है फैलम, और खुद है फेलोजन। तो याद रखना है, बीच में आएंगे जन, लोग आएंगे बीच में, ऊपर फैलम, नीचे डर्म, ठीक है। डर्म कहाँ होगा, नीचे होता है भाई, सबको पता है, ठीक है। तो फेलोडर्म कहाँ है, नीचे है, और जन लोग हैं बीच में, ऊपर है फैलम, जो हल्का है ना वो ऊपर है, जो छोटा है स्पेलिंग में वो सबसे ऊपर है, और जो सबसे बड़ा है स्पेलिंग में वो सबसे नीचे है, और जो इसकी स्पेलिंग मीडियम है वो मीडियम में है। ये याद रखना, क्वेश्चन की सीक्वेंस पूछ सकते हैं आप लोगों से, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। जिसकी स्पेलिंग सबसे छोटी वो ऊपर, जिसकी स्पेलिंग सबसे बड़ी वो सबसे नीचे, मतलब नीचे की ओर। काग एधा में भी परिणत विभाजन होते हैं। इस कारण कुछ कोशिकाएं बाहर की तरफ व कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ बनती हैं। जो कोशिकाएं बाहर बनती हैं, इनकी मध्य पटलिका में सुबेरिन का जमाव हो जाता है, इससे ये कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। ये कोशिकाएं कॉर्क या फैलम कहलाती हैं। ये रही फैलम, ये रही फैलम।
और अंदर की तरफ बनने वाली कोशिकाएं पेरेन्काइमा होती हैं, हरित लवक युक्त होती हैं, जिन्हें द्वितीयक बलकुट या काग स्तर कहते हैं। ये रही फेलोडर्म, और इन तीनों को मिला के बोलते हैं पेरिडर्म। क्या बोलते हैं इन तीनों को मिला के? पेरिडर्म। देखिए इन्हें कॉर्क, कॉर्कजन, कागजन या काग स्तर, तीनों को मिला के बोलते हैं क्या? पेरिडर्म। क्या बोलते हैं बेटा? पेरिडर्म। ये रहा पेरिडर्म। कॉर्केम्बियम, कॉर्क। अब आ जाओ, कार्क, कागजन, काग स्तर, तीनों को सम्मिलित रूप से पेरिडर्म कहा जाता है। काग एधा से कॉर्क अधिक मात्रा में व द्वितीयक कॉर्टेक्स कम मात्रा में बनता है। काग एधा की सर्वाधिक क्रियाशीलता सर्दी में होती है और इसकी क्रियाशीलता बाहर की ओर ज्यादा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, काग एधा कब? सर्दियों में ज्यादा विकसित होती हैं, क्रियाशीलता अधिक होती है इसकी। नेक्स्ट इसमें है लास्ट हमारा, क्या है? छाल, बार्क। छाल के लिए दो प्रकार के मत प्रचलित हैं कि कुछ तो बोलते हैं कि छाल लिविंग है, कुछ बोलते हैं कि नॉन लिविंग है। कैसे? देखो, कागेदा के बाहर की ओर स्थित सभी ऊतक छाल कहलाते हैं। कागेदा के बाहर की ओर स्थित सभी ऊतक छाल कहलाते हैं, अर्थात इस मत के अनुसार छाल मृत ऊतक सम्मिलित है, लेकिन संवहनेदा के बाहर स्थित सभी ऊतक मिलकर छाल का निर्माण करते हैं, अर्थात इस मत के अनुसार छाल में जीवित व मृत दोनों ऊतक सम्मिलित हैं। छाल में दो परतें पाई जाती हैं। छाल की बाहरी परत को राइटिडोम कहलाती है तथा आंतरिक परत पोषवाहा कहलाती है। यदि वृक्ष के संपूर्ण छाल को हटा दिया जाए तो अत्यधिक जल की हानि के कारण क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। यदि तने के आधार भाग में एक पले के रूप में छाल को हटा दिया जाए तो भोजन की कमी के कारण क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। किसकी? सर्वप्रथम जड़ों की, क्योंकि भोजन का संवहन नहीं होगा, वो फ्लोएम करता है। मौसम के शुरुआती में बनने वाली छाल कोमल और प्रारंभिक छाल कहलाती है और मौसम के अंत में बनने वाली छाल को कठोर छाल कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें लास्ट पॉइंट है हमारा लेंटिकल्स, वातरंध्र, जो कहां पाए जाते हैं? तने पर। कुछ स्थलों पर बाहर की तरफ कोर्क एधा सघन मृदुतकीय कोशिकाओं बनाती हैं। यह कोशिकाएं लेंस की आकृति की होती हैं। ये रही लेंस की आकृति की, इनको बोलते हैं लेंटिकल्स। और बाहर की सतह पर खुलती हैं, इसे वातरंध्र कहते हैं तथा कोशिकाएं पूरक कोशिकाएं कहलाती हैं। ये इंपॉर्टेंट ये है इसकी लेबलिंग। ये क्वेश्चन, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायग्राम है कि आपको ये लेंटिकल्स याद रखना है। इन सेल को क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल, और इसको बोल रहे हैं एपिडर्मिस। ये है एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है फैलम, फिर क्या होता है? फेलोजन, और फिर क्या होता है? फेलोडम। बस वो तो हमने पढ़ा ही था, जन, फैलम, फेलोडम, और ये है हमारी एपिडर्मिस, और ये है कॉम्प्लीमेंट्री, और ये है लेंस। बस इस डायग्राम में यही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम है। कार्य देख लेते हैं क्या करता है। वातरंध्र का मुख्य कार्य पादप तथा वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान करना है। वातरंध्र से वाष्पोत्सर्जन भी संपन्न होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन। स्तंभ कर्तन के दौरान अपस्थानिक मूलों वातरंध्र की जीवित कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। स्तंभ कर्तन के दौरान, यहां बोल रहे हैं स्तंभ कर्तन के दौरान अपस्थानिक मूलें, जैसे कि बरगद के पेड़ में निकलती हैं, एडवेंटिशियस बर्ड, तो वातरंध्र की जीवित कोशिकाओं से क्या होती है? उत्पन्न होती है। पार्श्वीय जड़ें एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और एक तरह से हम 3 टॉपिक आप लोगों की सहायता से कंप्लीट कर चुके हैं। आगे भी आपका साथ मुझे चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।